in this video we will talk about Virginia Woolf, one of the famous women writer of modern age. We are discussing the writers of modern age, and she was born in 1882. She was died in 1941. तो स्टार्ट करते हैं इनके लाइफ के बारे में. एट ए वेरी यंग एज हर मदर डाइड. तो काफ़ी छोटी उम्र में उनकी जो माताजी थी उनकी मृत्यु हो गई थी. एंड आफ्टर द डेथ ऑफ हर मदर शी आल्सो सफ़र फ्रॉम द फर्स्ट मेंटल ब्रेकडाउन. तो उनकी जो मदर की मृत्यु के बाद में फर्स्ट मेंटल ब्रेकडाउन मतलब कि मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं थी. इस सिचुएशन के बाद में शी वॉज नॉट अलाउड टू अटेंड द कॉलेज लाइक हर ब्रदर. तो उनको अलाउड नहीं किया गया कॉलेज जाने के लिए जैसे उनके भाई जा रहे थे. बट दैट इज़ द रीज़न शी हैज़ रिटन एन आर्टिकल. और इसी वजह से उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था टॉकिंग अबाउट व्हाट शेक्सपियर सिस्टर वुड हैव बीन इफ़ शी वुड हैव बीन गिवन ए चांस टू गो टू कॉलेज. तो उन्होंने लिखा था कि शेक्सपियर की सिस्टर पता नहीं क्या होती आज अगर उनको भी चांस दिया गया होता कि कॉलेज जाने का. जैसे शेक्सपियर ने बहुत बड़े राइटर है तो शायद वो भी एक बहुत बड़ी राइटर बन पाती अगर उनको भी चांस मिलता एजुकेट होने का. शी एजुकेट हर सेल्फ बाई यूजिंग द बुक्स एट अ फादर लाइब्रेरी आफ्टर शी मैरिड लियोनार्ड वुल्फ. तो उन्होंने अपने आप को एजुकेट किया अपने फादर की जो लाइब्रेरी थी उसी में से बुक्स पढ़ के. एंड शी मैरिड लियोनार्ड वुल्फ. उनकी शादी हुई लियोनार्ड वुल्फ से. एंड विथ लियोनार्ड शी स्टार्टेड हॉगरथ प्रेस विच प्रिंटेड मॉडर्न प्रेस. तो जो लियोनार्ड थे और वर्जीनिया वुल्फ दोनों ने क्या हॉगरथ नाम की प्रेस जो खोली और उनके घर को इसीलिए हॉगरथ हाउस भी बोला जाता था क्योंकि वो प्रेस आगे पीछे उनका घर था आगे प्रेस खोल रखी थी तो इसीलिए उनके घर को भी हॉगरथ हाउस बोला जाता था. तो विच शी प्रिंटेड मॉडर्न प्रेस. द नेक्स्ट इज शी वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विथ ब्लूम्सबरी ग्रुप. तो वो जो ब्लूम्सबरी ग्रुप है राइटर्स का उसके साथ भी वो एसोसिएटेड थी. एंड शी वर्कड एज ए क्रिटिक एंड रोड फॉर न्यूज़पेपर. तो वो वर्क क्रिटिक के तरह क्रिटिक को जो वो होते हैं जो क्रिटिक होते हैं जो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी राइटिंग के बारे में अपने विचार बताते हैं कि राइटिंग में क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या ठीक लिखा. तो क्रिटिक किसी के ऊपर व्यंग करना सटायर करना तो उन चीज़ों में ये इन्वॉल्व थी. तो क्रिटिक की तरह भी लिखती थी ये. एंड रोड फॉर न्यूज़पेपर ये न्यूज़पेपर में लिखती थी. शी हैड एन अफेयर विथ विटा सैकविल वेस्ट. तो उनका अफेयर चला था किसके साथ विटा सैकविल वेस्ट के साथ. एंड शी सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन. वो डिप्रेशन में भी आ गई थी. एंड फाइनली शी कमिटेड सुसाइड बाय वॉकिंग इनटू द वाटर. तो उन्होंने फाइनली कमिट कर लिया था सुसाइड पानी के ऊपर चलते हुए अंदर तक जाके उन्होंने पानी के अंदर डूब के सुसाइड कर लिया था. तो ये जो पॉजिटिव चीज़ें नेगेटिव चीज़ें हर राइटर में होती है बच्चों. तो इनकी जो हमारे दिमाग पे हावी नहीं होने देना होता ये चीज़ें. पढ़ो इन्जॉयमेंट के लिए पढ़ो. लिटरेचर इज़ फॉर ओनली इन्जॉयमेंट. और सबक लेना है कि कैसे क्या परिस्थिति होती है जीवन में उसके बारे में हमें जानना लिटरेचर से अच्छा मतलब नॉलेज मिलती है. लेकिन कई बार क्या होता है हम किसी राइटर्स को बहुत डीपली पढ़ते हैं तो वो राइटर्स हमारे अंदर रिफ्लेक्ट कर हमें महसूस होने लग जाता है कि हमारे विचार चेंज हो गए. अपने विचारों को अपनी परवरिश अपने माता पिता का कभी भी विश्वास को धोखा मत देना. उन्होंने आपको किसी भी गलत कदम उठाने के लिए धरती पे नहीं लेके आए हैं. हर माता पिता के लिए इससे बड़ा दुख कोई नहीं होता. तो अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखो पॉजिटिव रहो और हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और बहुत अच्छे से तैयारी करो. और खूब कई बार क्या है कि फल थोड़ा लेट मिलता है तो लेट का भी वेट करो कोई दिक्कत नहीं होता है. तो ऐसे नहीं अपने आप को कभी भी गिव आउट कभी नहीं करना होता. तो ये इनकी जीवनी के ऊपर था वर्जीनिया वुल्फ के ऊपर. तो क्वेश्चंस आ रखे हैं. 2 क्वेश्चंस हैं वर्जीनिया वुल्फ की लाइफ के ऊपर. दो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स डिस्क्राइबिंग नॉवेल्स एज. तो कौन सा ऐसा राइटर है जिसने नॉवेल्स को डिस्क्राइब किया है एज क्या डिस्क्राइबिंग एज नॉट फॉर्म विच यू सी बट इमोशंस विच यू फील. तो ये लाइन लिखी है किसने बोला है ये चीज़ कि इमोशंस फील करने हैं देखना नहीं है सुनना नहीं है. वर्जीनिया वुल्फ ने ये बोला था. ओके तो नॉवेल्स के ऊपर कि नॉट फॉर विच यू सी बट इमोशंस विच यू फील.
तो ये था वर्जीनिया वुल्फ का आंसर इज वर्जीनिया वुल्फ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 4 लाइन्स। तो ये जो क्वेश्चंस है बच्चों ये लास्ट ईयर्स के पेपर में से लिए गए हैं, मैंने अपने आप नहीं बनाए, ताकि आपको साथ के साथ आप ये जो आधा घंटा 15 मिनट जो भी मेरे साथ बिता रहे हो तो आपका जो रिवीजन है वो भी साथ के साथ ही हो जाए, आपको पता हो कि कौन से राइटर्स पे कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन से राइटिंग्स पे आपका रिवीजन भी हो जाए, क्योंकि लास्ट ईयर्स के पेपर गो थ्रू करके जाना एग्ज़ाम में वेरी 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 इंपॉर्टेंट होता है। तो 10 साल पुराने पेपर्स तो एटलीस्ट देख के जाने ही होते हैं। तो साथ के साथ हम कर रहे हैं तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, बिल्कुल ईजीली इसके साथ आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके क्वेश्चंस की भी तैयारी हो जाएगी। तो इसमें गिव 4 लाइन्स अबाउट होगरथ प्रेस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 4 लाइन्स अबाउट होगरथ प्रेस। तो होगरथ जो प्रेस है उसके ऊपर 4 लाइन दे रखी है, तो कौन सी है वो 4 लाइन? ऑड वन आउट करना है, 3 करेक्ट है, 1 रॉन्ग है। तो हम करेक्ट वाली बात करेंगे ताकि रॉन्ग वाले हमारे दिमाग पे हमें बिल्कुल भी हमारे दिमाग में ना हो, वो अंदर ना जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज द होगरथ प्रेस वाज फाउंड इन 1917 बाय लियोनार्ड एंड वर्जीनिया वुल्फ। तो ये सही है क्या? लियोनार्ड एंड वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है होगरथ प्रेस, सॉरी होगरथ प्रेस जो उन्होंने स्टार्ट किया था। तो यस उन्होंने ही स्टार्ट किया था। द होगरथ प्रेस वाज फाउंड इन 1917 बाय लियोनार्ड एंड वर्जीनिया वुल्फ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट वाज लोकेटेड एट देयर होम एंड होम वाज कॉल्ड होगरथ हाउस। तो ये उनके घर में ही था और उसे होगरथ हाउस बोलते थे। यस इट इज आल्सो द करेक्ट। The next is the press published the translation of Tolstoy, Dostoevsky, etc. Yes, ये भी करेक्ट है। तो ये तीनों करेक्ट है और जो 4th वन है वो रॉन्ग है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि कई बार हमें जो सुनते हैं वो ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है कि हाँ वो भी राइट बोला था कि रॉन्ग बोला था, राइट बोला था रॉन्ग बोला था। ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल ही करेक्ट वाले ही बताने हैं, इसलिए कोई कन्फ्यूजन ना हो एग्ज़ाम में, क्योंकि कई बार सारे ही मिले जुले से दिखते हैं और सुने हुए पहचाने हुए से लगते हैं आंसर्स। तो वो चीज़ें नहीं करनी है, इसलिए मैं सिर्फ आपको आंसर ही बता रही हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ही ना हो। तो स्टार्ट करते हैं इनके वर्क्स। तो फर्स्ट वर्क है द वॉयज आउट। द वॉयज आउट तो 1915 में ये पब्लिश हुआ था। दिस इज़ द फर्स्ट नॉवल। ये इनकी वर्जीनिया वुल्फ की फर्स्ट नॉवल है। ओरिजिनल टाइटल है इसका मेलम ब्रोसिया। मेलम ब्रोसिया, द ओरिजिनल टाइटल इज मेलम ब्रोसिया। एंड क्लैरिसा डेलोवे फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन वर्जीनिया वुल्फ द वॉयज आउट। तो जो क्लैरिसा डेलोवे जो इनका एक कैरेक्टर है, जो आगे भी हम इस कैरेक्टर को देखेंगे इनकी राइटिंग्स में, तो वो कैरेक्टर फर्स्ट इन्होंने इसी राइटिंग में इंट्रोड्यूस किया है, मतलब वो फर्स्ट इसी में आया है। तो ये क्वेश्चन भी होता है कि कौन सी राइटिंग्स में कौन सा कैरेक्टर आ रखा है, तो ये चीज़ भी याद रखनी होती है, इंपॉर्टेंट होता है ये, हम इग्नोर नहीं कर सकते। और जो आपको पता ही है हर वीडियो में मैं बोलती हूँ जो इसमें दिया गया है वो सारा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको जो 5 दिन 4 दिन में होने वाला सिलेबस ऑलरेडी मैं आधे घंटे में करा रही हूँ, तो इससे कम तो बच्चों नहीं हो पाएगा। तो ये ऑलरेडी इतना कम है, तो इतना तो याद रखना ही पड़ेगा कौन सा कैरेक्टर कौन से में है, वो मैं साथ के साथ बता रही हूँ। क्लैरिसा डेलोवे फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन वर्जीनिया वुल्फ द वॉयज आउट, आपको याद रखना है। तो इसमें एंड द स्टोरी इज़ अबाउट ए ग्रुप ऑफ पीपल। तो स्टोरी किसकी है? एक ग्रुप ऑफ पीपल की है, लोगों की है। हु आर ऑन ए शिप, जो एक शिप पे है, एंड दे आर गोइंग फॉर साउथ अफ्रीका। एंड वो जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं? साउथ अफ्रीका वो जा रहे हैं। एंड द कन्वर्जेशन दे हैव, तो स्टोरी किसकी है? आपस में बातें कर रहे हैं और जा रहे हैं, शिप पे बैठे हैं आराम से साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, उनके बारे में ये स्टोरी है। द वॉयज आउट नाम से ही पता चल रहा है वॉयज पे गए हुए, ठीक है। एंड द मेन प्रोटोगनिस्ट नेम इज रैकेल विनरेस। तो जो मेन जो हीरो है, प्रोटोगनिस्ट का मतलब है हीरो, वो उसका नाम है रैकेल विनरेस। तो आपको इतना ही याद रखना है एग्जाम में, इससे आगे पीछे कुछ नहीं आएगा, इतना ही आएगा। तो नेक्स्ट है जैकॉब्स रूम। बचपन में पढ़ा होगा, इसकी बारे में पढ़ा था हमने भी, इंग्लिश में थी इसकी राइटिंग थी वर्जीनिया वुल्फ की, द जैकॉब्स रूम। तो 1922 में ये पब्लिश हुआ था। कई बार ये पूछा जाता है कि 1922 में कौन सी नॉवल पब्लिश हुई थी, तो आपको याद रखना है कौन सी। हमने लास्ट वीडियो में यूलिसिस पढ़ी थी, वो भी 1992 में थी, याद होगा। 1922 में थी, और ये भी 1922 में है। तो इसलिए कई बार पब्लिशिंग डेट भी बच्चों याद रखनी पड़ती है, बहुत कम पूछी जाती है लेकिन फिर भी याद रखनी है, ठीक है।
तो 1922 में ये पब्लिश हुआ था। इट इज़ ए क्लासिकल वर्क है ये, बिकॉज इट इज़ ए इनडायरेक्ट स्टडी ऑफ ए कैरेक्टर। तो ये क्लासिकल वर्क इसीलिए क्योंकि कैरेक्टर तो है ही नहीं जगह पे, उसके बारे में इनडायरेक्टली हम स्टडी कर रहे हैं कि ऐसा हो, वैसा 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 है। तो यू विल नेवर सी ए जेकॉब इन द एंटायर नॉवल। तो आपको तो कैरेक्टर दिखेगा ही नहीं, बस उसका नाम सुनाई देगा पूरी नॉवल के अंदर कि जेकॉब ऐसा है, जेकॉब ने ये रखा, जेकॉब ने वो रखा। बट वर्जीनिया वुल्फ इज़ टॉकिंग अबाउट द थिंग्स इन हिज रूम। लेकिन वर्जीनिया वुल्फ उसके कमरे में जो चीज़ें रखी हुई है उसके बारे में बात कर रही है। एंड दैट इज़ हाउ शी इज़ टॉकिंग अबाउट जेकॉब। तो ये इस एक एक्स्ट्रा हो गया, दैट इज़ हाउ शी इज़ टॉकिंग अबाउट जेकॉब। और उनका सामान को देख देख के वो उनके बारे में, जेकॉब के बारे में बात कर रही है। एंड वी नो अबाउट जेकॉब थ्रू द थिंग्स विच वी सी इन हिज रूम। और हमें जेकॉब के बारे में कैसे पता चलता है? उसकी चीज़ों को देख के। कई बार किसी को बोलते हैं ना, किसी को पहचानना है तो पहले उसके घर जाओ, आपको पता चल जाएगा कि कैसा इंसान है। तो वही बात इसमें है कि जेकॉब के घर को देख के वो उसके बारे में बता रही है। तो इसमें क्वेश्चन आ रखा है, तो आपको इतना ही जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता दिया गया है कि क्या इसके बारे में है। क्लासिकल वर्क है, याद रखना है, इनडायरेक्ट स्टडी है कैरेक्टर की। कैरेक्टर है नहीं पूरे नॉवल में, लेकिन हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आया था, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग नॉवल वाज नॉट रिटन इन 1922। लेकिन वही बात कि 1922 में क्या नहीं लिखा गया वो मैं नहीं बताऊंगी, क्या लिखा गया वो बताऊंगी, क्योंकि आंसर में कन्फ्यूजन होता है। आपने जो सुन लिया कई बार, फिर वही आपके सुना हुआ याद रहता है, फिर आप और कन्फ्यूज हो जाते हो। हमें सिर्फ इतना याद रखना है, 1922 में यूलिसिस जेम्स जॉयस ने जो लिखी थी वो पब्लिश हुई थी। जेकॉब रूम बाय वर्जीनिया वुल्फ वो पब्लिश हुआ था। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, 1922 में पब्लिश हुई। तो नेक्स्ट राइटिंग करते हैं हम मिसिस डॉलावे। मिसिस डॉलावे, वर्जीनिया वुल्फ की वीडियो काफ़ी लंबी बनेगी, वरना आज हम वीडियो आधी ही करेंगे। मतलब आज हम उनके 3 जो राइटिंग्स करेंगे, बाकी 3 या 4 जो भी है कल करेंगे, ठीक है। तो ये मिसिस डॉलावे थोड़ा डीप में पढ़ लेते हैं क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। तो इट वॉज पब्लिश्ड इन 1925। ये पब्लिश हुई थी 1925 में। एंड इट टॉक्स अबाउट क्लैरिसा डॉलोवे हु इज़ ए मिडिल एज वूमेन। तो ये इस नॉवल में क्लैरिसा डॉलोवे की बात कर रहे हैं जो एक मिडिल एज वूमेन है। शी इज़ ऑफ 21 ईयर्स ऑफ एज। तो वो 51 साल की महिला है। एंड ये जो है इस नॉवल में वो पूरे दिन, एक ही दिन जो है इस लेडी का, वही इसमें मिसिस डॉलोवे का पूरा एक दिन इसमें बताती है। तो अब ये क्या है, क्लैरिसा डॉलोवे ये किस में आई थी पहले? अभी ये मेरा क्वेश्चन है कि ये किस में आई थी? अभी हमने जस्ट पढ़ा द वॉयज आउट में क्लैरिसा डॉलोवे कैरेक्टर था। तो अभी ये कैरेक्टर फिर से आया है मिसेस डॉलोवे में। तो आपको याद रखना कौन सा कैरेक्टर कहाँ पे कितनी बार आया है। कई बार ये क्वेश्चन भी हो जाता है, तो साथ के साथ कर ले तो दिक्कत नहीं होगी, बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। तो शी इज़ ऑफ 51 ईयर्स ऑफ एज। वो कितने 51 ईयर्स की है और वो पार्टी देना चाहती है। तो मॉर्निंग से लेके नाइट तक पार्टी तक ये पूरा जो इवेंट है वो इसमें बताती है वर्जीनिया वुल्फ। द एंड शी इज़ ऑर्गेनाइजिंग द पार्टी। वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है। एंड नॉवेल्स रिवॉल्व अराउंड हर प्रिपरेशन ऑफ द पार्टी। और नॉवेल्स क्या है, पूरी नॉवल उसी एक दिन पे, उसी पार्टी पे घूमती, चक्कर की तरह घूमती रहती है। एंड देन टॉक्स अबाउट द गेस्ट हु कम्स इन द पार्टी। और जो गेस्ट उनके घर पे आने वाले हैं उस पार्टी को अटेंड करने, उनके बारे में ये बताती है नॉवल में। एंड इट हैज़ बीन क्रिएटेड फ्रॉम 2 स्टोरीज। 2 स्टोरीज से ये एक स्टोरी बनी है। 2 स्टोरीज कौन सी है? फर्स्ट वन इज़ मिसिस डॉलोवे इन बॉन्ड स्ट्रीट। तो मिसिस डॉलोवे इन बॉन्ड स्ट्रीट। द नेक्स्ट इज़ प्राइम मिनिस्टर। तो ये 2 स्टोरी को मिला के इन्होंने ये स्टोरी बनाई है। मिसिस डॉलोवे इन बॉन्ड स्टेट और प्राइम मिनिस्टर को मिलके बनती है। एंड दिस पर्टिकुलर नॉवल इज क्रिएटेड फ्रॉम दिस 2 शॉर्ट स्टोरीज रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ। तो ये दोनों शॉर्ट स्टोरीज है, प्राइम मिनिस्टर और मिसिस डॉलोवे, इन दोनों शॉर्ट स्टोरीज को मिला के वर्जीनिया वुल्फ ने एक नॉवल बना दी। एंड द नेक्स्ट इज क्लैरिसा डॉलोवे इज़ द वाइफ ऑफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अरे बहुत बड़ी इंसान। क्लैरिसा डॉलोवे क्या है? वाइफ है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, हुज नेम इज़ रिचर्ड डॉलोवे, जिनका नाम है, उनके पति का नाम रिचर्ड डॉलोवे है। एंड शी हैज़ अ डॉटर इलिज़ाबेथ, और उनकी एक बेटी है जिनका नाम है इलिज़ाबेथ। एंड शी इज़ विजिटेड बाय पीटर वेल्च।
तो उनको जो उनके पार्टी में कौन आए हैं, पीटर वेल्श आए हैं, हु प्रपोज्ड हर सेवरल ईयर्स एगो, जिन्होंने उनको बहुत साल पहले प्रपोज किया था शादी के लिए, बट देन शी रिजेक्टेड द प्रपोजल, लेकिन उन्होंने जो मिसिस डोलावे है उन्होंने उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। मतलब कि उनका वो उससे प्यार करता था लेकिन वो उसने डोलावे ने रिजेक्ट कर दिया था। एंड नाउ ही वाज इन लव विथ गर्ल सैली सैटन, लेकिन वो अब मिसिस डोलावे के पीछे नहीं है, वो अब सैली सैटन से प्यार करता है। एंड द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हर डिस्कशन विथ पैटर वर्ल्स, तो स्टोरी घूम रही है, वो डिस्कस कर रही है पैटर वर्ल्स के साथ, एंड डिस्कशंस अबाउट हर चाइल्डहुड, और अपने बचपन की यादें। कई बार होता है ना कि पुराने दोस्त मिल जाते हैं, बचपन की यादें तरोताज़ा हो जाती है, तो वो अपनी यादें जो पुरानी हैं उनको उनके साथ बात कर रही है। और उसी बीच सेप्टिमस वारेन स्मिथ, he is an educated man and he participated in the World War I। तो ये सेप्टिमस वारेन स्मिथ जो एक एजुकेटेड मैन है और जिन्होंने वर्ल्ड वार 1 में पार्टिसिपेट किया है, एंड व्हेन वी मीट हिम इन द बुक वी गेट टू नो दैट ही इज़ वेयरिंग डीप साइकोलॉजिकल नॉलेज। तो जब हम इस बुक में उनसे मिलते हैं, इस नावल में उनका जिक्र होता है, तो हमें पता चलता है कि वो एक बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल नॉलेज रखते हैं हर चीज़ के ऊपर। ही वाज लवर ऑफ शेक्सपियर, वो शेक्सपियर जो राइटर है उनके काफ़ी ज़्यादा उनको पसंद करते हैं, बट आफ्टर वर्ल्ड वार 1 ही देन सफरिंग फ्रॉम शेल शॉक, लेकिन वर्ल्ड वार 1 के बाद में उनको शेल शॉक हो गया था। शेल शॉक क्या होता है? शेल शॉक होता है मीन्स द पर्सन हु इज़ हॉरिफाइड टू सी द वर्ल्ड वार एंड आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वार। अब वर्ल्ड वार में क्या है, इतना मार पीट ये वो, तो एक बोलते हैं ना सदमा लग जाता है, इंसान इंसान को ही मार रहा है, इंसान इंसान को मार रहा है, खून उछल रहा है, किसी के कुछ हाथ कट रहे हैं, किसी के पैर, तो इंसान के वो एक सदमा लग गया, उसको बोलते हैं शेल शॉक। इसका मतलब है मीन्स द पर्सन इज़ हॉरिफाइड, मतलब वो बहुत ही डर गया था टू सी द वर्ल्ड वार एंड आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वार, और वर्ल्ड वार के बाद में जो होने वाला था उससे। अब देखो कितने लोगों के जो परिवार वाले हैं वर्ल्ड वार में गए और कितने ख़त्म हुए, तो एक जो उसके बाद में भी कुछ जीवन अस्त व्यस्त ही रहता है लोगों का, असली जीवन थोड़ी आ पाता है, तो इसी के ऊपर ये है। एंड ही थिंक्स मैडनेस एंड वो क्या है, फिर वो काफ़ी ज़्यादा उनके दिमाग पे असर हो गया, एंड विजिट साइकेट्रिक, तो साइकेट्रिस्ट के पास में जाना पड़ा, एंड टूवर्ड्स द एंड ही कमिट सुसाइड, और वो लास्ट में वो कमिट कर लेते हैं सुसाइड जंपिंग फ्रॉम द विंडो, अपनी खिड़की से कूद के। अब ये भी चीज़ें हैं माइंड, इसीलिए कोई चीज़ माइंड पे लेनी ही नहीं चाहिए, स्मूथली जीवन जियो, पॉजिटिव रहो, भगवान के ऊपर आस्था रखो, ये चीज़ें बिल्कुल ही नकारात्मक चीज़ों की तरफ जाना ही नहीं चाहिए, और किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी होने ही नहीं देना चाहिए। एंड वो क्या है, सुसाइड कर लिया उन्होंने। द साइकेट्रिस्ट हु वाज about to treat him, he was the visitor of क्लैरिसा डॉलावे पार्टी, और जो साइकेट्रिक थे वो जो उसको ट्रीट कर रहे थे, किसको किसको कर रहे थे, स्टीफेनस को ट्रीट कर रहे थे उनको, वो वहाँ पे सेप्टिमस जो थे उसको ट्रीट कर रहे थे, वो वहाँ पे आते हैं मिसिस डोलावे की पार्टी में, एंड इन दैट ही टेल द सुसाइड कमिटेड बाय सेप्टिमस, और सबको बताते हैं कि ऐसे ऐसे में मेरा पेशेंट था और उसने ऐसे ऐसे कर लिया। एंड दैट is where Clarissa start comparing her life with Septimus Warren Smith, और उसी क्षण क्लैरिसा ने अपने जीवन को उसी कैरेक्टर के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया, सेप्टिमस वारेन स्मिथ के साथ अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर दिया। अब ये गलत होता है, हर जीवन हर एक का अलग अलग है, हर इंडिविजुअल अलग अलग है, अपनी पहचान अपने से है, दूसरे का जीवन में कुछ भी हो टेंशन नहीं लेने का, और अपने ऊपर उसके जीवन की कुछ भी चीज़ हावी नहीं होने देनी चाहिए। तो ये इसको जो सेप्टिमस वारेन स्मिथ है
उनको कंपेयर करने लगी थी अपने आप से। तो ये स्टोरी थी मिसेस डोलावे की। तो क्वेश्चंस आ रखे हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर के पेपर में। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ शेक्सपियर इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स इन वर्जीनिया वुल्फ नॉवल मिसेस डोलावे। तो कौन सी ऐसी शेक्सपियर की लाइन है जो बहुत बार रिपीट हुई है वर्जीनिया वुल्फ की नॉवल में, जिसका नाम है मिसेस डोलावे। तो कौन सी लाइन है बच्चों, याद रखना ये लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन इज फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन नॉर द फ्यूरियस विंटर रेजेस। तो फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन नॉर द फ्यूरियस विंटर रेजेस। तो ये लाइन्स थी शेक्सपियर की जो वर्जीनिया वुल्फ के नॉवल मिसेस डोलावे में बार बार रिपीट हो रही थी। तो इससे आज हम इतना ही करेंगे वर्जीनिया वुल्फ का। कल आगे एक वीडियो और बनाएंगे वर्जीनिया वुल्फ पे, क्योंकि टू द लाइट हाउस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा डीप करेंगे। तो ताकि आपका बस इतना ही, मुझे आप आधा घंटा दोगे तो आपका एक राइटर मैं बिल्कुल बढ़िया से करवा दूँगी डेली। तो टेंशन ही, सिर्फ आधा घंटा, उससे ज़्यादा नहीं। मेरी वीडियोस ज़रूर देखें, चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। आपको मेरी वीडियोस की ज़रूरत है उतनी मुझे आपके लाइक की, आपके सब्सक्रिप्शन की और आपके कमेंट्स, ये चीज़ें मेरा हौसला बढ़ाती है, मुझे करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, कमेंट करें और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों में, अपने जितने भी आपका ग्रुप है, प्लीज़ अब मेरी वीडियोस शेयर ज़रूर करें, ज़रूर करें। कल हम करेंगे टू द लाइट हाउस, इसको काफ़ी समय देके बहुत अच्छे से करेंगे, इसलिए मैं आज नहीं करना चाह रही क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होगी, एक एक स्लाइड को पॉज करके पढ़े, ये भी एक आपका रिवीजन ही है। जो भी मन में डाउट होता है ना कोई भी स्टोरी पे, तो उसमें जो क्वेश्चन और आंसर्स के वे में मैं स्लाइड्स डाल रही हूँ ताकि आप उसको भी आराम से पढ़े, तो आपको अच्छे से और अच्छे से समझ में आएगा राइटर के बारे में, और ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो उनको स्किप मत करिए, उनके लिए भी थोड़ा टाइम निकालें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।